गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले भाग में हमने बहुपद की बात की थी, यानी पॉलिनोमियल्स की। उसमें हमने पॉलिनोमियल्स की जो बहुपद हैं उसको परिभाषित किया था, उसकी घात की बात की थी, उसके प्रकारों की बात की थी। अब हम इस भाग में बात करेंगे बहुपद की शून्य की, यानी टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट zeros of polynomial. Before discuss about zeros, we find the value of polynomial at a particular value of x. यहाँ पे हम सबसे पहले किसी बहुपद के लिए x के किसी विशेष मान के लिए उसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमने जो बहुपद लिया हुआ है px = 5x² - 3x + 7, जब x बराबर 2 है तब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 प्रतिस्थापित करना होगा, यानी b सब्स्टिट्यूट 2/x, माने b सब्स्टिट्यूट x by 2। तो हियर इट बिकम p2 और इट बिकम 5x², ये हो जाएगा 5 × 2² माइनस 3x का हो जाएगा 3 × 2 + 7, ये हो जाएगा 5 × 4 = 20 और ये 3 × 2 = 6 + 7, ये हो जाएगा 20 - 6 + 7, इट बिकम 21। द वैल्यू ऑफ p2 इज 21, अर्थात यहाँ पे p2 का मान क्या हो गया, 21 आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया है पता है, हमने x की जगह पे 2 प्रतिस्थापित किया और यहाँ पे हमने x की सब जगह 2 का मान रख दिया, तो हमें p2 का मान 21 प्राप्त हो गया। इस तरह से हम चर के मान निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये मान जो हमने निकाला है ये 21 ना होकर के यदि 0 होता, तब ये जो वैल्यू है ये क्या होती, उसका शून्य कहलाता। यानी चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य होता है वह है बहुपद का शून्य कहलाता है। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इसको, फॉर विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम देखें px = x - 1, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। यदि हम इसमें x को 1 से प्रतिस्थापित कर दें, यानी x सब्स्टिट्यूट बाई 1, देन p1 = 1 - 1, यहाँ पे x को रिप्लेस किया कैसे, 1 से रिप्लेस किया, तो p1 = 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, p की 1 पे वैल्यू, यानी p बहुपद का 1 पर बहुपद px का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो एक बहुपद px का शून्य कहलाएगा, यानी 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। सो वी कैन से 1 is a zero of polynomial px, or in other word we can say 1 is a root of polynomial equation px = 0। यानी ये एक बहुपद px का शून्यक है या बहुपद समीकरण px = 0 का एक मूल है। मूल किसे कहते हैं आपको पता है, जब हम किसी समीकरण को हल करते हैं तो उसको जो आंसर होता है उसको हम मूल या उसका रूट कहते हैं। जैसे यहाँ पे x - 1 = 0 है, तो x = हो जाएगा 1, तो यहाँ पे x = 1, तो 1 क्या है, इस समीकरण का मूल है। ये समीकरण हो गया x - 1 = 0 और इसका मूल आ गया 1, यानी 1 इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0।
let another example, px equal to 2x square minus 5x plus 2. Here we put x equal to 2, any we replace x by 2, so we get p2 equal to 2 into x square means 2 into 2 square माइनस 5x इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4, 2 4 जा 8 माइनस 5 इंटू 2 जा 5 2 जा 10 प्लस 2, इट बिकम 8 minus 10 plus 2 equal to 0. Here P2 equal to 0, so 2 is a 0 of polynomial Px equal to 2x square minus 5x plus 2. Here also we put x equal to 0, we get P0 is 2. So we can say 0 is not a 0 of polynomial Px equal to 2x square minus 5x plus 2. यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर x के मान शून्य रखेंगे, x की वैल्यू शून्य रखेंगे तो ये मान शून्य नहीं आएगा, ये कितना आएगा, P0 की वैल्यू आएगी, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, अब क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे ये जो शून्य बच रहा है यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, मतलब ये शून्य नहीं है। तो यहाँ पे केवल हमने निकाला, क्या निकाला, 2 इस बहुपद का शून्यक है, या दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकेंगे, ये बहुपद समीकरण 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 2 बराबर 0 का एक मूल है, यानी 2 इज a रूट ऑफ दिस इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 2 इस समीकरण का मूल होगा। ये तो हो गया आपके बहुपद का शून्यक, समझ में आ गया होगा। और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और वो सॉल्व एग्जाम्पल हैं, उनको देखिएगा, थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम बात करें अचर बहुपद के शून्यक की। अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे अचर बहुपद का शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपका अचर बहुपद है px इक्वल टू 5 या px इक्वल टू a, कुछ भी मान लें, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, ये आपका जनरल पॉलिनोमियल है जो n टर्म n पावर का, इस तरह लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल अचर यानी कांस्टेंट है, तो ये इसका मतलब ये है कि x की सारी पावर्स कैसी हैं, कुछ भी हो, x की पावर कुछ भी हो, इसके जो कोफिशिएंट हैं an माइनस 1, a1, a2, जितने भी इसके जो कोफिशिएंट हैं ये सारे के सारे कितने हैं, 0 हैं, तभी तो ये वैल्यू केवल इसकी 5 आ रही है। यानी इसके जो कोफिशिएंट हैं, जो गुणांक हैं x के सारे गुणांक 0 हैं, इसीलिए x का हम कोई भी मान रखते हैं तो सभी के लिए ये वैल्यू कितनी आएगी, आपकी 5 ही आएगी। किसी भी x की किसी भी मान के लिए px की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसलिए हम इसका शून्यक निर्धारित नहीं कर सकते। यानी x का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 हो, क्योंकि x की सभी वैल्यूज के लिए px का मान 5 ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। So we can say a non-zero constant polynomial has no zero. Every real number is a zero of zero polynomial. It is proved by convention. यानी हमने एक परंपरा द्वारा एक दूसरा तथ्य है
हम परंपरा जी जानते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद की का जीरो होता है, यानी शून्य बहुपद का शून्यक होता है। प्रत्येक बहुपद माने प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो उसका शून्यक हो सकता है, क्योंकि देखिए क्या पी एक्स इक्वल टू जीरो है, जो भी आपका शून्य बहुपद है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब जे इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू यहाँ हमने 5 रखी थी ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो है, तो क्या होगा, ए भी जीरो होगा, यानी इसके सारे जो कांस्टेंट हैं वो भी जीरो होंगे और एक्स की पावर्स भी यहाँ पे ये सब जीरो होंगे, A1 A2 A3 A4 AN एंड A0, ये सब जब जीरो होंगे तो x की वैल्यू हम कुछ भी रख दें, इसका मान px का मान शून्य ही आएगा। जब बहुपद का मान शून्य है तो x की किसी भी वैल्यू के लिए ये मान क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो हम x का कोई भी रियल वैल्यू रख देंगे तो ये इस बहुपद का शून्यक होगा, यानी फॉर जीरो पॉलिनोमियल एवरी रियल नंबर इज अ जीरो, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होगा। अब हम एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं इसका शून्यक कैसे निकालते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाया पी एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, इसका रूट कैसे आप ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए ये जो बैलेंस का कंसेप्ट है, यानी जो तराजू होती है इसके दोनों पल्ले बराबर रहते हैं। यदि हम इसमें दोनों तरफ कोई सेम चीज़ ऐड कर दें या कोई सेम चीज़ इसमें से घटा दें या किसी सेम चीज़ से गुणा कर दें या दोनों ओर सेम चीज़ से भाग दे दें, तब ये बैलेंस नहीं बिगड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप दोनों तरफ कोई चीज़ घटा सकते हैं, कोई चीज़ जोड़ सकते हैं, कोई चीज़ से गुणा कर सकते हैं, किसी चीज़ से भाग दे सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि एक तरफ आपका वेरिएबल होना चाहिए और दूसरी तरफ होना चाहिए कांस्टेंट। तो वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगी, तो यही समीकरण का हल यानी सॉल्यूशन कहलाता है, ये इक्वेशन का रूट कहलाता है। तो हमें क्या करना है, 2x1 इक्वल टू 0 में क्या करना है, इस तरफ लेफ्ट साइड में केवल x बचाना है, बाकी राइट साइड में जो आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो पहले हम इसके एक एक टर्म्स को ख़त्म करते हैं। पहले हम इसके एक को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, हमें यहाँ से एक हटाना है, -1 हटाना है, तो क्या करेंगे हम, ऐड 1 बोथ साइड, एक एक को जोड़ देंगे दोनों तरफ। इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि एक और एक ख़त्म हो जाएगा जी, फिर से एक करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 2x, यहाँ हो जाएगा 1 + 1। अब हमारे पास क्या बचा है, x के अलावा केवल 2 बचा है, 2 का कैसे गुणा है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, हाँ 2 से दोनों तरफ भाग देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1/2, और इट इज रूट ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी जो x बराबर 1/2 बच रहा है, ये इस समीकरण का एक मूल होगा, यानी इसका ये हल हो गया। अब हम इसके x इक्वल टू 1/2 पे हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, p 1/2 बराबर 0 आना चाहिए। मान रख के वेरीफाई करेंगे, 2 × x की जगह पे आपने क्या रख दिया, 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दी,
तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1, और 2 इंटू 1/2 मीन्स 1, और ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. So we can say if 1/2 is a 0 of polynomial px इक्वल टू 2x माइनस 1. यानी यहाँ पे जो 1/2 है वो इस बहुपद 2x माइनस 1 का एक शून्यक होगा. अब हम इसी तरह से एक जनरल पॉलिनोमियल लें, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे. उसके लिए आप देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, px इक्वल टू ax माइनस b. तो ये इसका हम पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा इसका ax प्लस b इक्वल टू 0. अब इसको हम हल करेंगे तो क्या करना है, पहले b को हटाएंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस b माइनस b बोथ साइड. ये माइनस b प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ax इक्वल टू माइनस b. अब टू रिमूव a, b divided both side by a, then it become x equal to minus b upon a. यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले b को हटाया. b को हटाने के लिए हमें क्या किया, हमने दोनों तरफ ऋण b जोड़ दिया, यानी दोनों तरफ से b घटा दिया. तो ये b से b कैंसिल हो गया. अब बचा क्या, ax बराबर माइनस b. अब इसको a काय में है, x के साथ गुणा में है, इसको हटाना है तो हमें क्या करना होगा, a का भाग देना होगा. तो हमने दोनों तरफ a का भाग दे दिया, तो x बराबर हो गया माइनस b बटे a. इस तरह से हम इसके रूट को निकाल लेते हैं. इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल के रूट को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका हम शून्यक निकाल सकते हैं. यानी प्रत्येक बहुपद के शून्यक को निकालने के लिए हम उसके बहुपद समीकरण का मूल निकाल लेते हैं और उसी को हम उसका शून्यक कहते हैं. आइए अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की. अब आज केवल आप संक्षेप में सुन लीजिए और इसको हम कल विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे. आज केवल रिमाइंडर थ्योरम पढ़िए किसके लिए, और फॉर नंबर्स, रिमाइंडर थ्योरम फॉर नंबर्स, संख्याओं के लिए जो शेषफल प्रमेय है वो क्या है, वो देखिए है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल. यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ पे संख्या आप ले लें, एग्जाम्पल ले लें हम. यदि आपसे कहा जाए कि आपको 20 में 6 से भाग देना है तो शेषफल क्या निकलेगा. 20 में आपको भाग देना है कितने का, 6 का भाग दीजिए तो यह हो जाएगा 6 3 18 और ये बचेगा 2. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका कोशेंट यानी भागफल, ये हो गया भाजक यानी डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड यानी भाज्य, ये हो गया रिमाइंडर यानी शेषफल. रिमाइंडर को भाजक से छोटा होना चाहिए, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है. रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन द डिवाइजर. और जब किसी संख्या में शेषफल शून्य बचता है तो भाजक को भाज्य का गुणनखंड कहते हैं. जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 20 में भाग दिया 5 से, यानी 20 डिवाइडेड बाई 5, we get 5 4 या 20 and रिमाइंडर बिकम 0. जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो
5 क्या रहेगा, 20 का गुणनखंड होगा। 5 होगा 20 का गुणनखंड और 20 होगा 5 का गुणज। क्या बोलेंगे, 20 5 का गुणज है और 5 20 का गुणनखंड है, यानी 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20 एंड कन्वर्सली 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. So when remainder is 0, then divisor is a factor of dividend and dividend is a multiple of divisor. अब in the same way we find the remainder theorem for polynomial, but it is complicated. So here we can discuss about the divisor of degree 1 only. यानी हम यहाँ पे केवल और केवल एक घात वाले बहुपद से भाग देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े बहुपद से भाग देना काफ़ी जटिल हो जाता है। तो हम यहाँ पे केवल एक घात वाले बहुपद से भाग देंगे और उससे हम अपने रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे। आप सबसे पहले हम एक बहुपद लेते हैं और उस बहुपद में देखिए किस तरह अपन भाग देते हैं। पहले आप भाग देने की प्रोसेस आपको समझना है। यहाँ देखिए, अभी तो आप केवल संख्याओं के लिए भाग देते रहे हैं। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना थोड़ा अलग रहता है। इसकी कुछ स्टेप्स हैं, आप यहाँ चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट भी लेट अ पॉलिनोमियल 2x³ + x² + x. Suppose it is dividend, x is divisor and we get quotient 2x² + x + 1 and remainder become 0. ये अपन कैसे किया, ये प्रोसेस कैसे हुई, इसको प्रोसेस को समझ लीजिए। हम इस प्रोसेस को आपको करके देखते हैं, बताते हैं करके। 2x³ + x² + x, यहाँ पे हम खाली पेज देखते हैं। x³ + x² + x, कोई भी ले लीजिए। इसको आपको इसको भाग देना है कैसे, इसको आपको डिवाइड करना है x से। क्या करेंगे, इसकी देखिए अलग अलग स्टेप रहेंगे। तो फर्स्ट वी कम 2x³ + x² + x। इसको जैसे हम भाग देंगे ना, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, इसको अरेंज करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रहता है, इसको हम घातों को घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं, x घातों को। तो हमने जो x की घात है इसमें अरेंज है पहले से, इसलिए वो स्टेप छोड़ दिया हमने। अब जो पहला स्टेप है, जो सबसे बड़ी घात है इसकी x की, उसमें हमें जो भाजक है इसकी भाग देना है। जिसमें 2x³ से हमें x का भाग देना है। तो क्या बचेगा, इधर एक घात कम हो जाएगी इसकी, तो ये बचेगा 2x²। तो ये आपका पहला क्या हो जाएगा, कोसेंट का पहला टर्म हो जाएगा। इसको बहुत छोटे अक्षर में लिख लें क्या, x³ + x² + x, या और यहाँ पर लिखेंगे आप x से इसको डिवाइड कर रहे हैं। हमने फर्स्ट कोसेंट का फर्स्ट पार्ट क्या निकलेगा, 2x² निकलेगा। क्यों, कैसे निकाला हमने, इसको हमने 2x³ में x का भाग दिया, एक घात इसकी कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2x²। तो ये कोसेंट का फर्स्ट टर्म हुआ 2x²। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x³
और देन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट लेंगे एक्स स्क्वायर। तो शेष बच रहा है ये इसका नेक्स्ट डिविडेंड हो गया एक्स स्क्वायर में। फिर हम एक्स का भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग में क्या आएगा एक्स, तो ये आएगा प्लस एक्स, ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। और इसमें जब गुणा करेंगे एक्स और एक्स का तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ख़त्म हो जाएगा। अब बचा क्या एक्स बचा, तो फिर ये डिविडेंड हो गया, तो ये कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, तो ये फिर एक्स हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर हो गया 0, और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। जैसे हम इसमें भाग देते हैं और यदि रिमाइंडर 0 आता है तो क्या कहेंगे हम, ये इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। x इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और सेकंड फैक्टर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरह से डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड एंड कोसेंट इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। यानी भाज्य का गुणनखंड कौन कौन है इसमें, भाजक और भागफल दोनों इसके गुणनखंड हैं। यदि शेषफल 0 आता है तो x और 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये दो चीज़ें निकली, यानी कौन कौन निकला डिवाइजर ऑफ कोसेंट, ये दोनों डिविडेंड के फैक्टर हो गए। और डिविडेंड इज मल्टीप्लायर ऑफ डिवाइजर एंड कोसेंट। इस तरह से हम ये समझ गए हैं। ये आप समझ जाना चाहिए कि जब शेषफल 0 होता है तो भाजक और भागफल दोनों भाज्य के गुणनखंड होते हैं, और भाजक और भागफल का गुणज होता है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ हम लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका पॉलिनोमियल है, इसको हम x से भाग देंगे। तो अब फिर यहाँ देखिए ये भी अरेंज है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक्स स्क्वायर माने 2 घात पहले है, फिर एक्स की घात 1 है, फिर 0 है। अब हम फर्स्ट टर्म को लेंगे, फर्स्ट टर्म में एक्स का भाग देंगे, 3x स्क्वायर में एक्स का भाग दिया, क्या बचेगा 3x बचा। तो ये 3x आपका कोसेंट का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब 3x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो इसको हम इसमें से घटाएंगे, चिन्ह बदल के तो घटा देंगे, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा x बचेगा, x को आपने ले लिया, x में x का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो ये सेकंड टर्म हो गया। और फिर इसमें से गुणा करेंगे तो x आएगा, तो इसको घटाएंगे तो ये घट गया। अब फिर बचा 1 क्या हो गया, 1 की जो पावर है, इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है 0 है, इसलिए आपका ये रिमाइंडर हो गया। और यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1 है, इसलिए ये कोसेंट नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का कोसेंट नहीं है, यानी उसका फैक्टर नहीं है, और ना 3x प्लस 1 इसका फैक्टर है, और ना इसका ये मल्टीप्लायर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, 3x प्लस 1 भी इसका गुणनखंड नहीं है, और ना ही 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो पॉलिनोमियल है ये इनका मल्टीप्लायर है, माने ये इनका गुणज भी नहीं है। मल्टीप्लायर और फैक्टर होने के लिए क्या है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको। Here we have to divide 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पे ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। इस प्रोसेस को हम करते हैं, इसमें भाग देते हैं। कैसे देंगे भाग,
देखिए इसमें भी वही करना है, ये अरेंज है आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्स की पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ये। आप फर्स्ट टर्म देखिए इसकी, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है 3x², हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती है। अब इसमें हमें इस जो आपका डिवाइजर है इसकी फर्स्ट टर्म का भाग देना है। यहाँ पे देखिए पूरे का भाग नहीं देना है, ध्यान रखना है आपको। जो भी डिवाइजर की बड़ी घात होती है, यानी भाजक की जो सबसे बड़ी घात होती है उसका भाग देना है हमें को भाज्य की सबसे बड़ी घात में। तो ये इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक पावर कट जाएगी तो ये हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे जो आपका कोसेंट आएगा उसका पहला टर्म होगा 3x। अब हमें 3x से इस भाजक x+1 में गुणा करना है। उसको गुणा करेंगे, 3x का x में गुणा करेंगे तो 3x² होगा, 3x का 1 में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब हमें इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, तो इसको घटाएंगे 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है। अब यहाँ पे देखा आपने, ये तो प्लस में है x, ये 3x माइनस में है, तो शेष क्या बचेंगे, -2x बचेंगे। अब हम एक को ले लिया, -1 को ले लिया, अपन यहाँ से -1 आ गया। अब फिर देखेंगे ये दूसरा डिवाइजर हो गया, माने ये दूसरा आपका डिविडेंड हो गया -2x -1। तो -2x -1 में हाईएस्ट पावर क्या हो गई, x की पावर 1, ये टर्म होगा हाईएस्ट। अब इस टर्म को हमें डिवाइजर के पहले टर्म में भाग देना है, यानी 2x -2x/x करना है। तो क्या आएगा, -2 आएगा आंसर। तो सेकंड टर्म ऑफ कोसेंट इज -2, और -2 से इसमें गुणा करेंगे, -2 × x+1, तो ये क्या हो जाएगा, -2x -2। अब हम इसको घटाएंगे, इसमें से ये माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, चलिए ये भी माइनस है तो इसका ही प्लस हो जाएगा। तो ये -2x के नीचे +2x हुआ, ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे +2 है और यहाँ -1 है तो बचेगा +1। तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया आपका +1। देखिए इसको हमने कैसे किया, फिर से देखिए, ये हमने यहाँ पे भाग दिया है x+1 से। तो भाग देने में पहला स्टेप तो ये है आपका कि आपको अरेंज करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, x की घात के घटते हुए क्रम में आपने इसको अरेंज कर दिया। अब इसमें भाजक की जो सबसे बड़ी घात है उसका भाग देना है आपको भाज्य की सबसे बड़ी घात में। तो 3x² में x का भाग देंगे तो ये बचेगा 3x, ये हो जाएगा भागफल का पहला पद, तो ये 3x हो गया। अब 3x का गुणा हम करेंगे भाजक में, x+1 में करेंगे गुणा, तो 3x का गुणा x में करेंगे तो 3x² हो जाएगा, और 3x का गुणा 1 में करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये भी धन का आएगा। देखिए इधर 3x² धन 3x। अब ये इसको हम इसमें घटाना है, तो ये धन के 3x² तो ऋण के हो जाएंगे, और ये धन के 3x तो ये ऋण के 3x हो जाएंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर धन है राशि, नीचे ऋण की है। इसमें देखिए ऋण 3x और ये धन 3x है, तो अब ऋण की ज़्यादा है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो ऋण के 2x बचेंगे, और एक और ले लेंगे, -1 ले लेंगे इधर। अब यहाँ पे भाजक क्या बचेगा, -2x -1। तो ये भाजक हो गया, भाज्य हो गया ऋण 2x ऋण 1। अब इसका जो बड़ा पद है वो है ऋण 2x, और इसका बड़ा पद है x, तो ऋण 2x में x का भाग देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, और कोसेंट यानी भागफल की जो अगला पद है वो -2 आएगा। अब यहाँ पे -2 से हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा x+1 में, x+1 में 2 का गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा, -2 का गुणा करना है तो ये हो जाएगा -2x -2, ये हो गया -2x -2। अब इसको घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यही माइनस का प्लस हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये बचा +2 और ये है 1, तो -1 + 2 = +1। इस तरह से +1 इसका क्या आ गया, आपका शेष फल आ गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से हम ये भाग की प्रोसेस करते हैं, और ये जो भाग की प्रोसेस है काफ़ी लंबी है, लेंदी है। इसके हमने 4 चरण हमने यहाँ पे इत्मीनान से लिखे हुए हैं, और इसके जो 4 स्टेप्स हैं इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, रीअरेंज
रीअरेंज डिविडेंड एंड डिवाइजर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी भाजक और भाज्य दोनों को मानक रूप में आपको लिखना है। और इसका मानक रूप क्या होता है? जो चर की सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाती है, उसके बाद उससे छोटी, और उसके बाद उससे छोटी, और उससे छोटी घात क्रमशः लिखते जाते हैं। यानी वी अरेंज द पॉलिनोमियल विद डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, यानी चर की जो घात है पहले सबसे बड़ी घात रखेंगे, फिर उससे छोटी और उससे छोटी, यानी उसकी घटते क्रम में उसको व्यवस्थित कर देंगे। और सेकंड स्टेप है, हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा था, जो भाज्य है उसके प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं, इससे हमें भागफल का प्रथम पद प्राप्त हो जाता है। यानी वी डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर एंड गेट फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको? भागफल के प्रथम पद का भाजक में गुणा करते हैं और उसको भाज्य से घटा देते हैं। यानी वी मल्टीप्लाई डिवाइजर बाय फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। और जो लास्ट है, फोर्थ स्टेप है, इसमें क्या करने हैं? यदि आपका जो शेषफल है भाजक की घात से बड़ा है या उसकी बराबर है, तो हम इसको नए भाज्य की तरह लेते हैं। और ऊपर की जो 3 स्टेप हैं उनको फिर से रिपीट करते हैं, और तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि शेषफल की घात भाजक की घात से कम ना हो जाए। यानी इफ द पावर ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल और ग्रेटर देन दैट ऑफ डिवाइजर, टेक इट एज अ न्यू डिविडेंड and repeat the process till remainder power becomes less than divisor। यानी जब रिमाइंडर की पावर डिवाइजर की पावर से कम हो जाए तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। इसके लिए हम एक और आपका एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमने इसको आपको एक पॉलिनोमियल दिया, आपको इसमें भाग देना है x माइनस 1 से। ये आपका हो गया डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवाइजर। अब यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप? यहाँ पे देखिए, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है आपको, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। x की पावर सबसे बड़ी कौन सी है? 3। तो सबसे पहले लिखेंगे x की पावर 3, फिर लिखेंगे x की पावर 2, फिर लिखेंगे 2। अब इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। अब यहाँ देखिए, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है x और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है x³। तो अब हम x³ में x का भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी x²। तो आपका जो फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट है वो है x²। अब हम x² गुणा x माइनस 1 से करेंगे तो x² इंटू x माइनस 1, तो ये क्या देगा हमें? x² इंटू x करेंगे तो x³ हो जाएगा, माइनस 1 है तो ये माइनस x² हो जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया x² प्लस के, ये भी प्लस का हो गया, तो ये हो गया प्लस के 2x² प्लस 2 आपने ये ले लिया। अब ये क्या हो गया? अब इसकी पावर चेक करिए, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हमें फिर से इसको डिवाइजर के रूप में लेना है। इसको क्या लेंगे? इसको डिवाइजर के रूप में, यानी इसको भाज्य के रूप में लेना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे भाज्य के रूप में? 2x² प्लस
2। अब हम भाग किससे दे रहे हैं पता है आपको, x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं आप। अब इसका भाग फिर अपन इसमें देंगे, x का भाग 2x स्क्वायर में देंगे, तो कितना आएगा, आप भाग दीजिए तो एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x। तो जो सेकंड टर्म आई इसकी क्या बचेगी, 2x। अब हम इस 2x से गुणा कैसे करेंगे, x माइनस 1 में, ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको फिर घटाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x प्लस 2। फिर देखिए इसकी जो पावर है वो इसके इक्वल है, तो हम फिर इसको एज ए डिविडेंड लेंगे और फिर इसमें भाग देंगे, तो 2x में x का भाग देंगे, क्या बचेगा, 2 आएगा। अब फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2। जब इसको हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा और 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप हल करिए और देखिए, और इसमें आप बढ़िया सिद्धस्त हो जाइए। जब पर्याप्त इसका अभ्यास हो जाएगा तो आपको ये बहुत सरल लगने लगेगा, और ये बहुत एक मैथमेटिक्स की ड्यूटी है ये। इसमें किसी एक क्वेश्चन को आप कई तरीक़ों से हल कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मल्टीपल आइडियाज़, यानी हम अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग आइडिया से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये गणित की खूबसूरती है।